मुझे हमेशा ही शब्दों का एकांत, सरसराहट करने वाली पत्तियां और वहाँ की शांति पसंद थी, जो केवल प्रकृति ही प्रदान कर सकती है। पिछले नवंबर में मैंने वेस्ट वर्जीनिया के जंगल के एक एकांत हिस्से में अपने दोस्तों के साथ शिकार करने का फैसला किया। किसी भी बगडंडी या मानवीय हस्तक्षेप से दूर। मुझे नहीं पता था कि ये एक ऐसी ट्रिप होगी जिसे मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने एक छोटे से धारा के पास कैंप लगाने का फैसला किया। यहाँ पे ताज़े पानी का एक फव्वारा जैसा बह रहा था और यहाँ खेलने की भी बहुत अच्छी जगह थी। पहले कुछ दिन बिना किसी घटना के बीत गए। मैंने पत्तियों के सुनहरे और लाल रंग को बदलते हुए भी देखा और इसका मज़ा भी बहुत उठाया। मैं कुछ हिरणों को पकड़ने में भी कामयाब हुआ, जो ट्रिप को सार्थक करने के लिए बहुत काफ़ी थे। चौथी रात को चीज़ें बदलने लगी। मैं कैंप फायर में बैठा हुआ था। हम लोग मांस को भून रहे थे। धीरे धीरे मुझे एक गंदी सी बदबू आने लगी। ये ऐसा था जैसे कि कोई सड़े हुए मांस की बदबू हो, जैसे कि सड़क पे बहुत देर तक धूप में किसी ने कोई जानवर की लाश छोड़ के रखी हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। इसे अनदेखा करते हुए मैंने अपनी शाम की दिनचर्या जारी रखी। जैसे जैसे रात गहराती गई, गंध और भी तेज होती गई। ऐसा लगता था कि ये हवा के साथ बह रही हो। कभी कभी ये लगभग गायब हो जाती और कभी कभी इतनी तेज कि मेरी आंखों से आंसू निकल आते। मैंने अपने आसपास की चीज़ों को बार बार देखा, लेकिन किसी भी मरे हुए या सड़े हुए चीज़ का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने इसे अपनी ख्याल और जंगल में जो नेचुरल गंध रहती है वो सोच के मैंने इसे अनदेखा कर दिया। जब मैं आखिरकार रात को सोने के लिए गया तो यह एहसास अभी भी मेरे दिल में बना हुआ था, लेकिन थकान ने मेरी चिंता को कहीं मार दिया और मैं सो जाता हूँ। मैं अचानक रात के अंधेरे में उठ जाता हूँ। मेरा दिल जैसे मेरे सीने से धड़कते हुए बाहर निकल रहा था। मैंने अभी भी ध्यान से सुना और फिर वही हुआ। दूर से एक आवाज़ आई, पेड़ की आवाज़ या फिर आप कहे पत्तियों की आवाज़, जैसे कि कोई चीज़ पत्तियों के बीच से खींची जा रही है। मेरे दिमाग में ख्याल आया, शायद ये कोई भालू तो नहीं, लेकिन नहीं, ये अलग था। किसी तरह मैंने अपनी राइफल को अपने टॉर्च के साथ उठाया और मैं इन दोनों को पकड़ते हुए बहुत सावधानी से टेंट से बाहर निकला। जंगल में दूर तक सन्नाटा था। अब आवाज़ बहुत तेज हो गई। शाखें टूट रही है और पत्तियां सरसरा रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हर चीज मुझे वहां से चले जाने के लिए कह रही थी। मैं घंटों तक सिर्फ सुनता रहा। आधी रात के कुछ समय बाद मैंने अपने कैंप से ठीक बाहर किसी बड़ी चीज के चलने की स्पष्ट आवाज सुनी। पत्तियों की सरसराहट के बीच भरे हुए कदमों की मुझे आवाज सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर आवाज बंद हो गई और उसके जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। मैंने अपने सांस को तभी रोक लिया। घुसपैठी की मौजूदगी होने का संकेत मुझे ये दे रहा था। ये जो आवाज़ें थी ये बहुत ही अजीब थी। अचानक मेरे टेंट के बगल में एक बड़ा सा पत्थर गिरा। मैं उछल पड़ा। मैंने हाथ में अपनी राइफल निकाली और अपने टॉर्च को भी इधर उधर घुमाया, लेकिन कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया।
अब गंध बहुत तेज हो गई थी। सड़न और गंदगी एक ही घिनौना मिश्रण था। ये डर ने मुझे जकड़ लिया था। ये चीज जो भी थी वो मेरे साथ खेल रही थी, छाया से मेरा पीछा कर रही थी। मैंने पूरी रात आग के पास बैठकर बिताई, अपनी राइफल को अपनी गोद में ही रखा। मैं अंधेरे को देख रहा था। सुबह जल्दी नहीं हो सकती थी क्या? पहली रोशनी में मैंने अपने हाथ छोड़कर घर लौटने का फैसला किया। मैंने जल्दी से अपना गियर उठाया। लगातार अपने कंधे के ऊपर से मैं नजर रखता गया। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई मुझे देख या फॉलो तो नहीं कर रहा है। अभी भी वही गंदी बदबू बनी हुई थी और मैं धीरे धीरे उस रास्ते पे चलने लगा जहां पर मेरा ट्रक रखा हुआ था। मुझे ये अच्छे से महसूस और समझ में आ रहा था कि कुछ तो है जो कि मेरा पीछा कर रहा है। वो बदबू हमेशा मेरे साथ ही चल रही थी। कभी कभी दाएं तरफ, कभी कभी बाएं तरफ किसी एक पेड़ से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। मतलब ये आवाज ऐसी थी जैसे कि अगर पत्तों पे कोई चल रहा हो तो जैसी आवाज आएगी बिल्कुल वैसी। ये आवाजें मुझे ये बात लगातार याद दिला रही थी कि इस जंगल में, इस जगह पे मैं अभी अकेला नहीं हूं। मैं तेजी से चलता गया और बस थोड़ी ही देर बाद मुझे पेड़ों के बीच में अपनी ट्रक दिखी। मैंने अपने गियर को नीचे फेंका और भागते हुए सीधा मैं अपने ट्रक के अंदर जाके बैठ गया। मेरे सांस में सांस आई। मुझे दूर कुछ खड़ा हुआ दिखाई दिया। वहां कुछ था, पर वो क्या था वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। मैंने अपनी गाड़ी को गियर में डाला। अपना सारा सामान मैंने उसी जंगल में छोड़ दिया और गाड़ी को मैं तेजी से भगाते हुए वहां से निकाल लेता हूं। मुझे ये पता है वो जो चीज थी उसने उस दिन तो मुझे छोड़ दिया, पर शायद अगला यहां पे जरूर कोई आएगा और वो मेरी तरह भाग्यशाली ना हो। मेरी पत्नी और मैंने महीनों से इस वीकेंड की छुट्टी का इंतज़ार किया था। जीवन बहुत तनावपूर्ण हो गया था और हमें सच में एक ब्रेक की ज़रूरत थी। इसलिए जब मुझे कैलिफोर्निया के जंगल में एक एयरबीएनबी पर बहुत ही सस्ता केबिन मिला तो मैं बहुत खुश हो गया। फोटो में ये बहुत ही अच्छा था। एक 2 बेडरूम वाला केबिन था ये, और पूरी तरह प्रकृति से घिरा हुआ, मतलब जंगल के एकदम बीचों बीच। हमने खुद को हाइकिंग करते हुए, आग के पास बैठकर पढ़ते हुए और आराम करते हुए सोचा। हम शुक्रवार की दोपहर को निकल गए। शुरुआत में हमारी ड्राइव में कोई घटना नहीं हुई। जैसे जैसे हम शहर के बाहर निकले, नज़ारा बहुत खूबसूरत होता गया। हरी हरी पहाड़ियों के बीच में बड़े बड़े फार्म हाउस थे। मेरी वाइफ और मैंने बहुत उत्साह से ये योजना बनाई थी और अब हम बहुत खुश थे। सड़क पर लगभग 3 घंटे बिताने के बाद हम मेन हाईवे से एक छोटी सी कच्ची सड़क पे उतरे। जीपीएस ने हमें ये यकीन दिलाया कि ये सही रास्ता है, लेकिन हम जितना आगे बढ़ रहे थे उतनी ही ये सड़क छोटी होते जा रही थी। रास्ता और भी पतला होता गया, सकरा होता गया और आखिरकार ये रास्ता इतना छोटा हो गया कि अब पेड़ लगभग हमारी गाड़ी के ऊपर थे। हर मोड़ में अकेलापन और बढ़ रहा था और मैंने देखा कि मैं स्टीयरिंग व्हील को बहुत सख्त पकड़ के गाड़ी चला रहा हूँ। क्या आपको यकीन है ये सही रास्ता है? मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा। उसकी आवाज़ में बहुत ही बेचैनी थी। मैंने जीपीएस पर नज़र रखी और मैंने कहा, हाँ ये बिल्कुल सही रास्ता है। बस थोड़ी ही देर में हम केबिन तक पहुंच जाएंगे। जीपीएस तो
ऐसा ही कह रहा है। ये कहते हुए मेरी आवाज भी थोड़ी लड़खड़ाई। मैंने ये देखा कि पूरा माहौल बहुत डरावना हो चुका है। किसी पक्षी या किसी पेड़ों की या जंगल में जैसी आवाजें होती है वो कुछ नहीं थी। बस हमारी कार के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी और टायर्स की आवाज। लेकिन आखिरकार हम उस केबिन के पास पहुंच ही गए। वो केबिन बिल्कुल वैसा ही था जैसा तस्वीरों में दिखाया था। एक छोटा सा बरामदा था, दरवाजा और उसके साथ एक लॉक लगा हुआ था। लेकिन ये सब देखने के बाद भी हमारी बेचैनी या जो नर्वसनेस थी वो कम नहीं हुई। अगर कुछ हुआ तो ये तो उल्टा और बढ़ गई। मैं कार से बाहर निकला, मेरी वाइफ भी निकली, लेकिन वो अभी अपने पेट को पकड़ के थी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों। शायद ये राइड इतनी खराब थी, मतलब ये सड़क इतनी उबड़ खाबड़ थी तो उसके लिए शायद उसका पेट दर्द हो रहा हो। या फिर हम लोग आते वक्त जिस जॉइंट पे रुके थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने वहाँ कुछ खाया था उसके लिए उसका पेट खराब हो गया हो। अब मैं इस बारे में सोच ही रहा था। मेरी वाइफ को शायद ही कभी गाड़ी में उल्टी होती हो। उसने अपना सर हिलाया और जब मैंने उसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन उसका चेहरा देखकर मैं ये समझ गया था कि वो ठीक नहीं है। मैंने सारे बैग्स उतारे और अब वो बहुत सुस्ती से चलते हुए केबिन के अंदर पहुंची। केबिन के अंदर एक अजीब सी बदबू थी जो कि मेरे दिल में और मेरे जिस्म में सिरहन पैदा कर रही थी। मैंने शायद ये सोचा कि अगर हम थोड़ी देर सो जाए तो हमारी थकान दूर हो जाए। वैसे केबिन के अंदर उस गंध को छोड़ के पूरा माहौल बहुत आरामदायक था। तो मैंने अपनी वाइफ को फिर से पूछा, क्या तुम ठीक हो? मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि वो ठीक है और अगर वो थोड़ी देर सो जाए तो शायद उसे अच्छा लगेगा। मेरी वाइफ ने कहा वो 1 आध घंटे के लिए आराम करेगी। मैं 1 घंटे तक पूरे केबिन को अच्छे से देख रहा था, पर एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी। मुझे हर जगह ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पीछे कोई परछाई हो। लगभग 1 घंटे के बाद मेरी वाइफ नींद से उठती है और मैंने अब देखा कि उसकी पूरी स्किन पीली हो गई थी और उसने ये भी कहा कि उसे बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। मुझे भी अपने पेट में एक अजीब सी, मैं कैसे बताऊं, ना ये दर्द था न ये गुदगुदी थी, ये कुछ अलग ही था। मेरे पेट में एक ऐसा एहसास हो रहा था जैसा मैंने आज तक महसूस नहीं किया हो। हमने ये सोचा कहीं ये केबिन छोड़ के अभी चले जाना ठीक होगा या नहीं, और मैं अपनी वाइफ के हेल्थ के बारे में भी सोच रहा था। और मैं ये भी सोच रहा था यहाँ आते ही उसे और अब धीरे धीरे मुझे भी क्या हो रहा है। हमने वहाँ से जाने का फैसला कर लिया। हमने धीरे धीरे वहाँ से अपना पूरा सामान लिया, गाड़ी में रखा और अब हम गाड़ी को चलाने लगे। मैंने ये चीज़ नोटिस की जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, और वो चीज़ ये थी कि जैसे जैसे हम गाड़ी को केबिन से दूर लेते जा रहे थे, मेरे वाइफ की जो हेल्थ थी जो कि इतनी बिगड़ी हुई थी उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगा। हम जब थोड़ी दूर गए तो उसके चेहरे का और शरीर का पीलापन कम होता गया। हम जब थोड़ा और आगे गए वो और भी ठीक लगने लगी, और जब तक हम लगभग हाईवे में पहुंचे मेरी वाइफ पूरी तरह ठीक थी। मैंने आपको ये भी कहा कि इस सड़क पे घुसते ही हमें एक डर का माहौल लग रहा था और एक डर एहसास हो रहा था। जब तक हम हाईवे पे पहुंचे वो एहसास पूरी तरह चला गया था। अब हमें किसी भी तरह का डर नहीं लग रहा था, जैसे कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी से जा रहे थे और मेरी वाइफ ने मुझे पूछा कि आपको क्या लगता है ये कोई हॉन्टेड जगह थी? हमने फिर थोड़ी देर कुछ बात नहीं की और उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट पे पहुंचे। पहली बार हमें इतने सारे लोग दिखे इतने घंटों में, और सच कहूं जो हम पागलों की तरह
एकांत और शांत जगह ढूंढ रहे थे, इतने लोग देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। हम लोग अंदर गए, हमने बर्गर और फ्राइज का ऑर्डर किया और अब हम सोचने लगे कि हमारे साथ हुआ क्या। मेरी वाइफ ने बताया जैसे हम लोग उस सड़क के अंदर घुसे वैसे ही उसे बहुत ही भारी एहसास होने लगा और पेट में दर्द होने लगा। मैंने भी उसे बताया कि जब हम केबिन के अंदर गए तो मुझे एक बहुत भारीपन लग रहा था और ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे हमारे अलावा बहुत कोई है। मेरी वाइफ ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं ये जगह हॉन्टेड थी। हमने अपनी मील पूरी की और हम वहाँ से चले गए। हम अपने घर पहुँचे और ज़िंदगी फिर से नॉर्मल शुरू हो गई। कुछ दिन बाद मुझे फिर से इस घटना की याद आई और मैंने एयरबीएनबी के साइट पे इसका रिव्यू डालने का सोचा। मैंने रिव्यू इसलिए डालने का सोचा कि आगे जो लोग इस एयरबीएनबी को बुक करेंगे वो सतर्क हो जाए। मैंने जब उस प्रॉपर्टी को ढूंढा तो अब वो प्रॉपर्टी लिस्टिंग में थे ही नहीं। मैंने अपने एक दोस्त को एक ईमेल लिखा जो कि वहाँ का लोकल था और मैंने उसको इसके बारे में बताया। 1-2 दिन बाद मुझे जवाब मिलता है और उस जवाब में जो लिखा हुआ था वो पढ़ के मेरे होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। ये प्रॉपर्टी यानी ये केबिन 1920 के दशक में एक परिवार ने बनाया था। वो फैमिली शायद 5 लोगों की थी, लेकिन एक दिन अचानक वो लोग वहाँ पे मरे हुए पाए गए थे। न उनके शरीर में किसी चोट के निशान थे, ना ही कुछ। ऐसे लग रहा था वो जस्ट बैठे हुए थे और अचानक मर गए। उस समय की साइंस इतनी एडवांस नहीं थी कि उनकी मौत का कारण पता चले, लेकिन ज़रूर ऐसा लग रहा था इसमें कुछ न कुछ ऐसा है जो कि पैरानॉर्मल हो। इसके बाद इस प्रॉपर्टी ने कई सारे हाथ बदले, मतलब कई मालिकों ने इस प्रॉपर्टी को लिया, लेकिन कोई भी उसे चला नहीं सका या उसमें रह नहीं सका। बहरहाल मैंने ये बात अपनी वाइफ को बताई और उसके बाद हम दोनों ने ये सोचा कि हो ना हो वहाँ पे हमें जो एहसास हुआ वो शायद उन 5 लोगों की आत्माओं का ही था। शायद वो हमें ये बात बता रहे थे कि यहाँ हम दोनों के अलावा और भी कोई